हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक है आज का मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। हमने पहले किया था, जो स्टार्टिंग के चैप्टर में किया था कि एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वो 15 थे। तो आप दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर है कि एक बंदा जो है वो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप संभाल सकता है, वो कितनी कंपनीज में डायरेक्टर का डिजिग्नेशन संभाल सकता है, रख सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। सेक्शन 165 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल डायरेक्टरशिप्स, इसने बताया है सेक्शन 165 ने। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स हैं जो कि शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। 20 कंपनीज की लिमिट दे दिया इन्होंने। कि 20 कंपनीज से ज़्यादा जो है वो डायरेक्टरशिप नहीं रख सकता। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि आपको कि नहीं 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 मैं डायरेक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं तो ऑल्टरनेट हूँ, नहीं। इट ऑल्सो हो तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी ना, जो बंदा गया उसी की जगह आए हो ना, तुम काम तो कर रहे हो ना, तो ऐसे नहीं चल सकता। ठीक है, तो तुम्हारी यहाँ पर 20 लिमिट दे दी है इन्होंने। अच्छा, और उसमें भी इन्होंने कह दिया बिकॉज जो पब्लिक कंपनी होती है ना, वो थोड़ी बड़ी कंपनी होती हैं और मतलब पब्लिक का पैसा लगा होता है उसमें। तो जो कहते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब 20 में से मैक्सिमम प्राइवेट सॉरी पब्लिक जो है वो 10 हो सकती हैं। मतलब 10 पब्लिक 10 प्राइवेट मैक्सिमम। हाँ, ऐसा हो सकता है 9 वो 11 वो 8 12, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम 10। ये नहीं कि पब्लिक 11 और नहीं, वो नहीं हो सकता। पब्लिक की लिमिट इन्होंने 10 दे दी है। उसके बाद है नोटेड दैट द लिमिट ऑफ द पब्लिक कंपनीज शैल इंक्लूड डायरेक्टरशिप इन अ प्राइवेट कंपनी और इधर होल्डिंग अ सब्सिडियरी ऑफ द पब्लिक कंपनी। जो इन्होंने लिमिट बताई है 10 वाली पब्लिक कंपनीज की, ये इन्होंने कहा है कि डायरेक्टरशिप जो प्राइवेट कंपनीज में होती है ना, ये वो वाली भी इंक्लूड होती है, चाहे वो होल्डिंग और सब्सिडरी क्यों ना हो। जैसे मतलब ऐसे हो जाता है कि कई बार कोई होल्डिंग कंपनी है, वो पब्लिक है, उसकी सब्सिडरी प्राइवेट है तो नहीं, तो फिर उसको मानेंगे उधर। ठीक है ना। तो होल्डिंग और सब्सिडरी जो होगी पब्लिक की, उसको भी उसमें इंक्लूड करेंगे। However, the limit of the directorship of the 20 companies shall not include directorship in a dormant company. Dormant company में इंक्लूड होगा। डॉर्मेंट कंपनी की छूट दी है यहाँ पर। और सेक्शन 8 कंपनी की भी एग्जाम्पशन दी है इन्होंने कि ये सेक्शन 8 कंपनी को नहीं लगता। और वही अगर वो डिफॉल्ट नहीं करती किसमें 137 और सेक्शन 92 में विद द रजिस्ट्रार। उसके बाद है लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम। इसमें है कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कम कंपनीज को इसमें इन विच द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में एक्ट एज अ डायरेक्टर। भी जैसे आपको लगता है कि भाई कि 20 ज्यादा है, हम्म, तो आप मैक्सिमम से कम कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे वहां पर हमने किया था कि आप मैक्सिमम से ज्यादा बढ़ा सकते हो, तब भी हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की थी। हमने कहा था आप 15 डायरेक्टर रख सकते हो, 15 से ज्यादा के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। यहाँ पर है कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और कम कर सकते हैं। ठीक है ना। कि भाई ये जो हमारा डायरेक्टर है कि बस ये इतनी कंपनीज में काम करेगा, 5 में ही करेगा, 10 में ही करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है ना, तो वो ऐसे कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ द 1 ईयर immediately before the commencement of the Companies Act 2013, before 1st of April 2014, if a person was holding office or as a director in more companies than specified limits, he was required within 1 year to choose not more than the specified limit of the uh, companies in which he wished to continue to hold the office of the director, resign his office as director in the remaining other companies। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा एक्चुअल में ना, जो ये प्रोविजन आई थी वो आई थी बिफोर, वो आई थी 1 अप्रैल 2014। हम्म। अब इससे पहले भी कंपनीज में डायरेक्टर्स थे, तो इन्होंने क्या कह दिया। तो आप यहाँ ध्यान रखना 2014 है कि एक बंदा है, कोई भी पर्सन है, उसने होल्ड किया हुआ है डायरेक्टर का ऑफिस और लिमिट ज्यादा है, प्रोविजन आ गई, तो तो क्या करे, तो उसको 1 साल का टाइम दे दिया। तो कहते कि भाई विद इन 1 ईयर, मतलब 31 मार्च 2015, 1 साल के अंदर अंदर तू चूज कर ले कि तेरे को अगर सपोज वो 25 में था, कौन सी 20 में आएगा, उसमें से 10 पब्लिक
10 प्राइवेट या उसके हिसाब से होने चाहिए तेरा काम, कि उसको चूज करना पड़ेगा और रिजाइन कर देने का, जो उसको नहीं चाहिए होंगी, जो 20 में रखकर बाकी जो बचेंगी उनमें वो रिजाइन कर देगा। फिर इंटीमेट करेगा किसको, कि भाई मैंने ये चॉइस की है, सारी कंपनीज को जिसमें वो डायरेक्टर था, और ऑफ कोर्स जुरिस्डिक्शन और रजिस्ट्रार को भी। हम्म इन्होंने इसमें क्या लिखा है कि जो रेजिग्नेशन होगा वो तब इफेक्टिव हो जाता है जब वो डिस्पैच कर देता है। जैसे ही उसने डिस्पैच किया तब भी वो इफेक्टिव हो गया। ठीक है, जब उसने डिस्पैच कर दिया रेजिग्नेशन डायरेक्टर के ऑफिस का, ऑफिस अपने ऑफिस का भी, हाँ मैं डायरेक्टरशिप से रिजाइन दे रहा हूँ, और या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या कंप्लीशन कर दी ट्रांजिशन पीरियड की, कुछ भी अर्लियर है, मतलब कि या तो वो पहले और या फिर लास्ट डेट ये तो थी ही थी, तो ऑटोमेटिकली रिजाइन है मतलब उसका, फिर वो उससे ज्यादा डायरेक्टर नहीं कर सकता। अब जैसे सपोज कोई बंदा है, उसने कहा 1 साल का टाइम है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं ऐसे करता हूँ फेब तक तो रखूँ, मार्च में कर दूंगा। लेकिन बाय चांस मार्च में कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कुछ हो गया, मार्च में नहीं कर पाया, और डेट आ गई, तो भाई डेट आ गई तो वो अब यहाँ पर अपने आप हो गया, वो अर्लियर आ गई ये डेट, और रिजाइन उसने किया, अगर अगर वो कर देता फेब में तो फेब विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और उसके बाद है पनिशमेंट, अगर आपने बात नहीं मानी तो पेनल्टी है यहाँ पे 2000 रुपीज फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट, ड्यूरिंग विथ सच वायलेशन कंटिन्यू, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख, रोज की 2000, मैक्सिमम 2 लाख। ये आ गया हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। सोच रही हूँ शुरू करवा ही देती हूँ, क्योंकि अभी वीडियो अपने स्टार्ट ही की थी। चलो शुरू कर ही लेते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसमें है क्या, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं ना, वो अपना इंडिपेंडेंटली एडवाइस देते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर्सन ऑफ एक्सपर्टाइज होते हैं। तो यहाँ पर है कि उनका वो कितने होने चाहिए, अगर तो लिस्टेड कंपनी हो तो हर लिस्टेड कंपनी में 1/3, जितने भी डायरेक्टर हैं, 9 है ना टोटल, 1/3, 3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट चाहिए, 12 है तो 4, समझ रहे हो आप, 15 है तो 5, 18 है तो 6, मतलब 1/3, 1/3 लिस्टेड कंपनी पे जी इनको इंडिपेंडेंट चाहिए। ठीक है, इनका ये मानना है कि एटलीस्ट जो 1/3 है वो तो एटलीस्ट इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे कंपनी के हक में। ठीक है, अच्छा अगर कोई फ्रैक्शन आ जाती है, सपोज मैं आपको कह दूँ कि मैं कंप्लीटली डिविजिबल नहीं लेती, 16 है, और 16 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया 5.3333 आ गया, तो अब हम 5 पॉइंट किसी का मतलब 1/3 पार्ट तो हम कह नहीं सकते कि है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको बांधने का उसको 6 कहेंगे हम, तो उसमें 6 होने चाहिए फिर इंडिपेंडेंट। और अगर मैं बाकी कंपनीज की बात करूँ, जो बाकी अदर पब्लिक कंपनीज हैं, तो वहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं कि कितने होने चाहिए, 2 होते हैं वैसे इसमें, ये देखो आ गया एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब लेकिन ये सारी नहीं है, इसमें भी कंडीशन है। जैसे हमारा हमने वहाँ किया था ना, वुमेन डायरेक्टर में किया था हमने, वुमेन डायरेक्टर में था कि वुमेन डायरेक्टर कहाँ चाहिए, जहाँ हर हर लिस्टेड कंपनी में चाहिए, और हमने करा था कि जो वुमेन डायरेक्टर है ना, वो हमको हर उस पब्लिक कंपनी में चाहिए जहाँ पर टर्नओवर 300 करोड़ और ज़्यादा है, और पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ एंड ज़्यादा है। वैसे ही यहाँ पर इन्होंने करा है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वैसे तो 1/3 चाहिए लिस्टेड कंपनी में, लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं वहाँ पर 2 चाहिए, लेकिन वो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं यहाँ 2 चाहिए, वो हैं जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 और टर्नओवर 100 करोड़ और ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर लोन का जो इन्होंने कहा है कि अगर उस कंपनीज ने एग्रीगेट में आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स लिए हुए हैं 50 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ हायर नंबर, ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, जो पब्लिक कंपनी है उसको हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ सकता है। पता है क्या होता है, अब
ऑडिट कमेटी का ना वो अच्छे से आएगा, तो उसमें फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि एक पूरा अच्छा टॉपिक है तो बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं बढ़ाती है बिकॉज इंडिपेंडेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो आप ये मानो बस अगर ऑडिट कमेटी है तो फिर ज़्यादा डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, और ऑडिट कमेटी में इन्होंने यहाँ एक लाइन लिखी पड़ी है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए जो मेजॉरिटी बनाते हैं। ठीक है, आप देखो ना इन्होंने क्या किया कि 1/3 कर दिए, वैसे 2 कर दिए, कंडीशंस दे दी, साथ में ये बोल दिया कि अगर ऑडिट कमेटी भी है तो मिनिमम 3 है, बस बात खत्म। फिर है इंडिपेंडेंट वैकेंसी, इंटरमिटेंट वैकेंसी, अगर कैजुअल वैकेंसी है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ हो जाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भगवान ना करे, भगवान को प्यारा हो जाए बेचारा, और इन बिटवीन हमारे को वैकेंसी जो है क्रिएट हो जाए तो क्या करेंगे। तो वैकेंसी जैसे हमने कैजुअल वैकेंसी की थी ना कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर, वही यहाँ पर आएगा सेम। और फिर है यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ कंडीशंस आफ्टर द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। जो कंपनी है जो ऑब्लिगेटेड है टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब वही या तो लिस्टेड हो गई या पब्लिक कंपनी जो 100 और 10 और 100 और उधर 50 लोन्स वाली जो रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी कर रही है तो शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक सच अपॉइंटमेंट, ठीक है। It which ceases to fulfill any fulfill any of the 3 conditions relating to the paid up share capital। हाँ ठीक है, इन्होंने क्या बोला है इसमें कि जैसे कि इन्होंने कह दिया कि ड्यूरेशन कंडीशंस की आप देख लो, कंडीशंस वो ये वाली बेटे मैं ये इनकी बात कर रही हूँ, ये वाली कंडीशंस की बात कर रहा है ये, ठीक है। 10 100 50 यहाँ बस यहाँ ध्यान रखना ये 10 और ज़्यादा है, 50 100 और ज़्यादा है, यहाँ पर एक्सीडिंग है मतलब 50 करोड़ तक का लोन माफ़ है। 50 करोड़ से अगर ऊपर है मतलब कई बार वो उलझाने के लिए डाल दे कि भाई जो कंपनी है पेड अप शेयर कैपिटल है 9 करोड़, टर्नओवर है 90 करोड़, लेकिन डिपॉजिट्स हैं उसके 50 करोड़, तो बच्चा कहता है नहीं 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 नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा भाई 50 करोड़ 50 करोड़, एक्सीडिंग एक्सीडिंग। तो यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो वर्ड है वो एक्सीडिंग है, कि अगर 50 करोड़ से ज़्यादा होगा तभी और तभी ज़रूरत है। और वही यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो ड्यूरेशन है कंडीशंस की आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट, अगर कब कब नई ज़रूरत होगी, जो कंपनी है जिसको जो कि ऑब्लाइज्ड है जिसको अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन उसकी जो है फुलफिल हो रही थी अब वो नहीं हो रही है, मतलब बंद हो गई है, सीज हो गई है, चाहे वो पेड अप शेयर कैपिटल चाहे टर्नओवर ईयर हो, तो 3 कंसेक्यूटिव सालों के लिए, मतलब आज आपका टर्नओवर है आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लिया, अगले साल नहीं है नहीं, आपने एक बार रखा है अगले साल कंडीशन हो रही नहीं हो रही 3 साल तक आप रखोगे, अगले अगले साल भी आपका नहीं हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन एक बार आपने जब रख लिया तो आप फिर 3 साल के लिए रखोगे, ठीक है। इट शेल अगेन बी रिक्वायर्ड टू इफ इट स्टार्ट्स मीटिंग, उसके बाद अगर वो नहीं मीट कर रहा तो ठीक है, उसके बाद फिर से 3 साल बाद फिर मीट करने लगा फिर रखोगे। समझ में आ रही है आपको। और भाई लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेंगे। एग्जाम्प्टेड क्लासेस दी हैं इन्होंने, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की जॉइंट वेंचर है, डोरमेंट कंपनी है, होली ऑन सब्सिडरी है, ये देखो इन्होंने चार्ट बना कर दे दिया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, लिस्टेड कंपनीज, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, सारी लिस्टेड कंपनीज में 1/3 और जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज है ये 10 वाली 100 वाली और 50 वाला, इस पे 2, ऑडिट कमेटी है तो 3, ठीक है। 3 साल के लिए रहेगा जब भी रहेगा, अगर कंडीशन चीज़ नहीं भी हो रही तो भी 3 साल के लिए रहेगा, 3 साल तक फिर नहीं हो रही फिर छोड़ देगा, फिर हो गई फिर चाहिए होगा, ठीक है। और डोरमेंट और जॉइंट जो है हमने उसके एग्जाम्पशन की है। कौन बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो डायरेक्टर जो कि एमडी और डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर से अलग होता है। देखो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर तो बिल्कुल अलग होते हैं, नॉमिनी तुमने पढ़ाई था बिल्कुल, ये अलग होते हैं। और जो फॉलोइंग क्राइटेरिया जो है जिसको फुलफिल करे क्या है, ये इंटीग्रिटी और एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए, मतलब भाई बंदे एक्सपर्ट बंदा हो और अपना
इंडिपेंडेंटली जो डिसीजन लेता हो। एग्जाम्पशन इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी की फिर दे दिया यहाँ पर इसमें। और जो कोई प्रमोटर ना हो, ऑफ कोर्स अगर कोई प्रमोटर होगा कंपनी का, होल्डिंग हो, सब्सिडियरी हो, एसोसिएट हो, तो वो कैसे उसका इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है। और ना ही वो रिलेटेड हो किसी प्रमोटर से, उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए, ना प्रमोटर से रिलेशन हो, ना वो खुद प्रमोटर हो, ना उसका कोई पेक्यूनियर रिलेशनशिप हो अदर देन रेमुनेशन। अब भाई पैसे तो लेने ही है ना काम के, ऐसे मुफ्त में कौन काम करता है। तो ऐसे नहीं मैं कह रही कि भाई कि वो पैसे नहीं लेगा, लेकिन उसका वैसे कोई मॉनिटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और अगर वो हल्की फुल्की ऐसे नहीं हल्का फुल्का सा कर ले तो तुमने कहा नहीं इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते इंडिपेंडेंट, तो तुमने लिमिट बता दी कि भैया इतना भी उछलने की जरूरत नहीं है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जो ट्रांजेक्शन है अगर वो 10% इन्होंने मैक्सिमम दे दिया, ठीक है ना, और नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, 10% किसका, उसकी टोटल इनकम का, जो भी उसकी है, ठीक है ना, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट प्रमोटर्स, और ड्यूरिंग द लास्ट टू इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स या फिर करंट ईयर। ध्यान से इस पॉइंट को करने वाला है कि उसका पहले तो कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, फिर अगर अदर देन रेम्यूनरेशन, और अगर वो कोई ट्रांजेक्शन करता है एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, ठीक है ना, अगर वो कोई ट्रांजेक्शन करता है एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, किससे, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से या प्रमोटर डायरेक्टर से। कब, टाइम भी बता दिया इन्होंने कि पिछले 2 सालों में और करंट ईयर में, ठीक है ना। तो समझ रहे हो आप, यहाँ पर हमने किया है कि इसकी ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि वो बंदा जिसके पास इंटीग्रिटी एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस हो, वो बंदा जो प्रमोटर ना हो, और चाहे होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का हो वो बंदा, जो रिलेटेड ना हो वो बंदा, जिसका पिक्यूनियर रिलेशनशिप ना हो या फिर ट्रांजेक्शन ना हो 10% से ज़्यादा टोटल इनकम के। तो ऐसे ही आप देख लेना, बस इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया उसको। अब उसके रिलेटिव्स के ऊपर आ गई है, बड़ा ही है ये टॉपिक। चलो करते हैं हम। नन ऑफ हिज रिलेटिव्स, जो उसके रिलेटिव्स हैं, कहते हैं कंपनी में होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी में ड्यूरिंग द ट्यू इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स या करंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कोई भी इसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए कंपनी में, ना तो पिछले 2 सालों में और ना ही करंट फाइनेंशियल ईयर में। और जो रिलेटिव है वो उसने सिक्योरिटी होल्ड या इंटरेस्ट इन द कंपनी फेस वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। देखो क्या है इसमें, जो यहाँ पर इन्होंने खुद का तो बता दिया कि भाई तेरा पेक्यूनियर रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और टोटल इनकम की इसकी खुद की, और पिछले 2 साल और करंट ईयर में। अब कोई रिश्तेदार है भाई, अब रिश्तेदार होता है तो रिश्तेदारी तो निभानी पड़ जाती है ना। तो बंदा क्या करे, फंस जाता है, बंदा कहता है नहीं मेरा रिश्तेदार है भाई, और मैं अब इंडिपेंडेंट तो ख़राब नहीं कर सकते हम कंपनीज़ की, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का फ़ायदा ही क्या। तो उन्होंने क्या कंडीशन लगा दी है कि जो रिलेटिव है उसके पास अगर सिक्योरिटी है सपोज, या फिर कंपनी में इंटरेस्ट है, तो वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 2% ऑफ द पेड अप शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब ये नहीं इसमें होल्डिंग सब्सिडी सब ले लिया इन्होंने, ठीक है ना, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट। तो आप मानो रिश्तेदारों पर भी एक लिमिट लगा दी कि भाई 50 लाख से ज़्यादा नहीं, या फिर 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है ना। उसके बाद है ये ना हो कि रिश्तेदार भैया पैसे दे ही बैठा कंपनी को, और इसमें भी इन्होंने 50 लाख का कहा है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा दिए हैं उन्होंने कंपनीज को, वही पिछले 2 सालों में या करंट साल में, या गारंटी दे दी रिश्तेदार ने कि भाई थर्ड पर्सन की कि भाई मैं ना पैसे दूंगा, तो भी नहीं होगा। वही 2 इयर्स प्रीसीडिंग और करंट, और फिर कोई पेक्यूनियर रिलेशनशिप हो रिश्तेदार का, वही 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ टोटल इनकम। या तो इन्होंने कह दिया कि 2% ऑफ और मोर
ग्रोस टर्नओवर का या फिर टोटल इनकम का सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद ट्रांजेक्शन, वो भी नहीं मंजूर। ठीक है। उसके बाद हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स hold or has held the position of a key managerial personnel or is or has been employee of the company or subsidiary holding or associated in any of the 3 financial years immediately preceding the financial years in which he is proposed to be appointed। क्या है इन्होंने कहा कि जो होल्ड करता है पोजीशन हेल्ड करता है कि एमपी की, ठीक है ना। देखो हमने पहले उसके बारे में किया, फिर रिश्तेदार के बारे में किया, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ना वो ना उसका रिश्तेदार, यहाँ पर जो प्रोविजन दोनों पर इकट्ठे लागू होती हैं, ठीक है। वो कौन सी है कि कोई केएमपी की पोजीशन पर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कंपनी का, होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट तीनों में पिछले 3 सालों में, और जिसमें वो प्रपोज हो रहा है अपॉइंटेड के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रिलेटिव है, जो अगर एम्प्लॉय होगा, वो नहीं अप्लाई होगी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। रिस्ट्रिक्शन जो है हमने करी वो तब नहीं अप्लाई होगी। और इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय or proprietor or a partner in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। और ना ही वो एम्प्लॉय हो, ना ही प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो पिछले 3 सालों में जहाँ पर उसको प्रपोजल हुआ है। फर्म का, ऑडिटर्स का, ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी का, प्रैक्टिस का, कॉस्ट ऑडिटर्स का, कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, लीगल या कंसल्टिंग फर्म, ठीक है। और यहाँ पर 10% और मोर ग्रॉस टर्नओवर का बताया इन्होंने। और वो और उसके रिलेटिव्स मिलके उनके पास 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर whatever the name called of any नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रिसीव करे 25% और ज़्यादा रिसिप्ट ऑन द कंपनी से, प्रमोटर से, डायरेक्टर से, ठीक है ना, और होल्ड करे 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। बहुत है ये, आपको ना बहुत ध्यान से चार्ट बनाकर बहुत ही आराम आराम से करनी पड़ेंगी कि ताकि आपको कहीं पर भी कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। यहाँ यहाँ तक तो इजी ही है सारा, ये रिलेटिव्स तक का तो। जहाँ यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शुरू हो जाता है जब वो नीदर हिमसेल्फ और नॉर, तो आपको बिल्कुल आराम आराम से चार्ट बनाकर करना होगा इसका। who possesses such other qualifications as are prescribed under Rule 5 of the companies, and independent director shall possess appropriate skills, expertise, and knowledge in one or more fields of finance, law, management, sales, marketing, advertisement, research, corporate governance, technical operations, or other disciplines related to the company। इन्होंने कहा है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कोर्स उसके पास अप्रूव्ड स्किल हो, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, और एक नहीं ज़्यादा फील्ड्स का हो, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस, अदर डिसिप्लिन्स, और जो उसके रिलेटिव्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लॉजेस, और इंडेप्टेड टू द कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी और देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स। उन्होंने फिर वही गारंटी ना दी हो, 50 lakhs वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, पिछले 2 साल या फिर करंट में। और डिक्लेरेशन कि भाई कि वो मीट कर रहा है क्राइटेरिया को, और फर्स्ट मीटिंग में बता देगा जिसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद भी जब भी हर मीटिंग होगी तब भी, और कुछ चेंज होगी तब भी वो बताएगा विच में इफेक्टिव स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। जो कंपनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है शैल अबाइड बाय द प्रोविजंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4 टू कंपनीज एक्ट 2006 एज रिगार्ड्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं प्रोफेशनल कंडक्ट की, रोल की, फंक्शन, ड्यूटीज, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, ठीक है, कुछ खास नहीं है इस पे। रेमुनरेशन इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है इसमें, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग, मेरा ना गला खराब हो रहा है बट स्टिल मैं रिकॉर्ड मैं चाहती हूँ ये वाला टॉपिक मैं ख़त्म कर ही दूँ। Remuneration of independent directors, notwithstanding anything contained in any provision of this act but subject to the provisions of section 197 and 198, independent director shall not be entitled to stock option, उनको कभी भी कोई stock option नहीं मिलता।
और जो रेम्युनरेशन होती है वो फीस मिलती है इनको अंडर सेक्शन 197 सबसेक्शन 5, या फिर रिइंबर्समेंट होते हैं पार्टिसिपेशन एक्सपेंसेस अदर मीटिंग्स, और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन होता है इनका जो अगर अप्रूव करें मेंबर्स मे बी अप्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, और Section 4 of the Companies Rule 2014 sitting fees is required to be an independent director shall not be less than the sitting fees which is payable to सीटिंग फीस। अब ऐसे तो नहीं ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बड़ा चढ़ा के कर रहे हो भाई, बड़ा एक्सपर्टाइज का बंदा दूसरे डायरेक्टर से पैसे कम दे रहे हो, ये तो गलत हो जाएगा ना। उनके बराबर कम से कम दोगे, ठीक है ना, उससे कम नहीं दे सकते आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स ना हो या फिर प्रॉफिट्स इनएडिकेटेड हो तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिलेगा एक्सक्लूसिव फीस। तो इसका पूरा चार्ट आएगा, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में अभी आएगा ये आगे जाकर, लेकिन इसको आप यही इतना ही ध्यान रख लो। टेन्योर टर्म जो है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152 एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस 5 साल के लिए करेगा वो। और एलिजिबिलिटी क्या है रीअपॉइंटमेंट के लिए, पहली बार तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगी एक टर्म के लिए 5 साल के लिए, दूसरी बार करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, फिर आप उसको रिअपॉइंट कर सकते हो। फिर इन्होंने कहा है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गई उसकी, फिर कूलिंग पीरियड दे दिया इन्होंने 3 साल का। इसमें ये है कि आपको टर्म इन्होंने अप टू 5 इयर्स कहा है, ये देखो आपको दिखाऊं तो मतलब आप 2 4 5 ये रहा अप टू, ये नहीं कि आप कह सकते कि 5 साल के लिए, मतलब आप कम के लिए भी रख सकते हो, लेकिन वो आपकी एक टर्म ही मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है लायबिलिटी। कोई भाई पार्टीज लायबल कौन होती हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई ओमिशन कमीशन बाय द कंपनी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग प्रमोटर और केएमपी, और विच हैड अकर्ड विद हिज नॉलेज, उनकी नॉलेज से आप कुछ कर रहे हो कांड, तो भैया आप फिर लायबल तो हो गई ना। ठीक है ना। attributable through board processes with his consent or connivance where he had not acted diligently, जहाँ उसने नहीं किया। रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन में तो हमने करा ही था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आते, डेट नॉमिनी डायरेक्टर से डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल हमें पता ही है। नॉमिनी तो भाई वो इंस्टीट्यूशन वगैरह भेजते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, इनका इनसे कुछ लेना देना नहीं होता। ये कंपनी नॉमिनी वालों अलग हो गए, ये इंडिपेंडेंट वाले अपने अलग से कंपनीज रखती हैं। ठीक है। एग्जम्पशन इन्होंने सेक्शन 8 कंपनी को दे दिया यहाँ पर, और फिर वही 137 और 92 की लगा दी। ये अपना ये भी एक अलग अच्छा खासा टॉपिक है ये मैनर वाला। अभी के लिए मैं ये क्लास जो है वाइंड अप कर रही हूँ, आप प्लीज़ ये रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।